बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FAR1 का पहला टॉपिक इम्पेयरमेंट। ठीक है जी, IS36 हम कवर करने जा रहे हैं। वैसे तो एग्ज़ाम में IS36 आइसोलेशन में भी आता है और IS16 के साथ मिला के भी आता है। इसके मार्क्स मैक्सिमम 20 हैं, यानी 20 नंबर तक का सवाल आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये 20 नंबर का सवाल कभी भी एग्ज़ाम में आया नहीं है। ठीक है जी, यानी आया हमेशा इससे 8-7 मार्क्स का ही सवाल है। और अगर किसी अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ये सवाल उठा के IS16 के साथ पूछा तो शायद 20 नंबर का सवाल बन जाए। आइसोलेशन में अब तक 4 अटेम्प्ट्स ये टेस्ट हुआ है। मार्च 2020 में कोर्स में ऐड हुआ था और मार्च 2020 से लेके अब तक सितंबर 2020, सितंबर 21, सितंबर 22 में, यानी हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में टेस्ट होता रहा। लेकिन सर ये अभी रिसेंट अटेम्प्ट में भी दोबारा टेस्ट हो गया। तो सर इसका मतलब है कोई 7 अटेम्प्ट्स में से 4 दफा टेस्ट हो चुका है। ठीक है जी। और एग्जाम सिग्निफिकेंस इसकी इतनी है कि 8 नंबर का जनरली टेस्ट हुआ है, एक अटेम्प्ट में 7 नंबर का भी टेस्ट हुआ है। ठीक है जी। आइए जरा देखते हैं स्टैंडर्ड में है क्या, व्हाट इज इम्पेयरमेंट। एक छोटा सा केस देखते हैं। ठीक है जी। देखिए हमने एक चीज बचपन में पढ़ी है कि व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टेक्निकल डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टेक्निकल डेफिनेशन तो मैं वो पढ़ूं तो उसमें लिखा है वो एसेट जो कंपनी के प्रोडक्शन, एडमिन या सेलिंग फंक्शन में इस्तेमाल होता हो या किराए पे दिया जाता हो। ठीक है जी। और उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। मैं कोई टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा। मैं आसान भाषा में, क्या आसान भाषा में, ठीक है जी, एसेट दैट इज यूज्ड बाय द कंपनी ठीक है जी, हैविंग यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर। वो एसेट जिसको मैं इस्तेमाल करता हूं और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, मैं उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहता हूं। मिसाल के तौर पर सर मेरे सामने ये टेलीविजन सेट लगा हुआ है। ठीक है जी। इससे मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। सर ये मेरे पास सर पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। तो जब मैंने खरीदा था उस वक्त मुझे पता था कि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो ये मेरे पास क्या है सर? एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक जनरल नाम दे दिया मैंने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अदरवाइज ये एक इक्विपमेंट है। ठीक है जी। सर मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है जिससे ये चीजें बन रही है, पूरी वीडियो बन रही है। इस कैमरे के साथ हमारे 2-2.5 साल गुजर चुके हैं। मे बी सर इस कैमरे में 3-4 साल की मजीद लाइफ हो। तो ये क्या है मेरे पास? एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी आसान स्पेसिफिकली कैमरा है। इन जनरल हम इसको कहते हैं PP, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर मिसाल के तौर पर मेरे पास वो एक फोटोकॉपी की मशीन भी पड़ी है। सर इसकी लाइफ भी 1 साल से ज्यादा और कंपनी इस्तेमाल करती है। तो ये भी क्या है मेरे पास? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर मैंने एक गाड़ी खरीदी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको मैं इस्तेमाल करूंगा इन ड्राइव में, उबर में, करीम में, और इससे मैं क्या कमाऊंगा सर? रेंटल इनकम कमाऊंगा, फ्रेट इनकम कमाऊंगा, किराया कमाऊंगा, ऐसा। तो सर ये कार भी मेरे पास क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि हमने एक कार खरीदी है। ठीक है जी। ये कार हमने खरीदी, इस कार की कॉस्ट है से 500 रुपए। कितनी जी? 500 रुपए। देखिए बचपन में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एसेट का और एक्सपेंस का। वो आपके जहन में होगा, वो जहन में होगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, नहीं है तो मैं समझा देता हूं। देखिए जब आप कोई खर्चा करते हैं ना और उस खर्चे का अभी तक आपने फायदा नहीं लिया तो वो एसेट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मैं खर्चा करता हूं और उस खर्चे का मैंने अभी तक कोई बेनिफिट नहीं लिया, फायदा नहीं लिया उस खर्चे का, मैंने बाद में लेना है फायदा, मुस्तकबिल में लेना है, ये मेरे पास एसेट है। जिस खर्चे का मैं फायदा ले चुका हूं, जिस खर्चे का मैं बेनिफिट ले चुका हूं, सर वो मेरे पास एक्सपेंस है। अच्छा मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने क्लास में भी इस तरह की एग्जांपल दी है कि मैं सर दूध, चाय पत्ती और चीनी खरीदता हूं। ये क्या है मेरे लिए सर? एसेट, क्योंकि अभी तक मैंने इसका फायदा नहीं लिया। सर मैंने इन तीनों चीजों को मिक्स करके सर उबालना शुरू कर दिया, चाय बन गई, अभी भी क्या है मेरे लिए? ये एसेट, क्योंकि अभी तक मैंने इसका फायदा नहीं लिया। सर मैंने वो चाय उठा के पी ली, अब मैं कहूंगा जनाब ये मेरे पास अब एसेट नहीं है, अब मैं इसका फायदा ले चुका हूं। अब क्या बन चुका है? ये एक्सपेंस बन चुका है। ऐसा मुझे पता है, गाड़ी आपने खरीदी, इस गाड़ी की कीमत है 500 रुपए, इस गाड़ी की यूजफुल लाइफ है 5 साल। बताएं ये एसेट है या ये एक्सपेंस है? ऑब्वियस सी बात है ये एसेट है, क्योंकि मैं इसका फायदा अगले 5 सालों में लूंगा।
थोड़ा थोड़ा करके। तो ये मेरे पास एक एक्सपेंस नहीं है बल्कि एसेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट मैंने फ्यूचर में लेना है। सर जिन खर्चों का बेनिफिट आपने मुस्तकबिल में लेना है वो एसेट, जिनका बेनिफिट आप ले चुके हो वो एक्सपेंस। तो बताइए गाड़ी मेरे पास एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है सर। गौर से सुनना मेरे बच्चों, किसने खरीदी है? किराया कमाने के लिए, किराया खाने के लिए। अज्यूम करें सर मैंने इस गाड़ी को खरीदा और मैंने ईयर 0 पे एक जर्नल एंट्री पास की, कार डेबिट कितने से जी? 500 रुपए से, और कैश क्रेडिट कितने से जी? 500 रुपए से। डन हो गया, ये गाड़ी मैंने खरीद ली। अब इस गाड़ी को खरीदने के बाद मैंने चलाना शुरू किया। ईयर 0 का मतलब क्या है? अभी, राइट नाउ, राइट नाउ इज ईयर 0। अब बताएं सर मैंने उसको चलाया, चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा, पहला साल चला दिया पूरा। कितने साल लाइफ है? 5। पहला साल चल गया, रिमेनिंग कितने रह गई? 4। तो मैंने कहा जी मैंने 500 रुपए का एसेट खरीदा था, इसकी लाइफ 5 साल थी, ये एसेट एक साल में 100 रुपए का इस्तेमाल हो जाएगा। तो 500 रुपयों में से एक साल का एसेट इस्तेमाल हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 500 रुपए के एसेट में 100 रुपए एक्सपेंस आउट हो गए? तो स्टैंडर्ड कहता है जब ये 100 रुपए एक्सपेंस आउट हो गए पहले साल के एंड में, तो आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लो। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से जी? सर 100 रुपए से। मेरे 100 रुपए की गाड़ी घिस गई, और कार या अलाउंस फॉर या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 100 से। आपको पूछे गाड़ी कितने की रह गई है, तो मैं कहूंगा यार 500 रुपए की ली थी, 100 रुपए एक्सपेंस आउट हो गई यानी यूज हो गई, 400 रुपए की गाड़ी रह गई। तो जिस खर्चे का बेनिफिट आप ले चुके हो वो एक्सपेंस, और जिस खर्चे का बेनिफिट फ्यूचर में लेना है वो एसेट। पक्का जी? अब बताएं जी, मैं एक स्टेप और आगे गया, मैंने इस गाड़ी को मजीद इस्तेमाल किया 1 साल और। अब बताओ जब मैंने 1 साल और इस्तेमाल किया तो मैंने फिर एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्दर डेबिट कितने से? 100 रुपए से। सर मेरे पास कार या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100 रुपए से। अब बताएं कोई पूछे कि गाड़ी कितने की ली थी, मैंने कहा जी 500 रुपए की, एसेट 500 का था, 200 रुपए का एसेट इस्तेमाल हो गया। सर 100 रुपए और 100 रुपए, 200 रुपए का एसेट इस्तेमाल हो गया, ये बन गया एक्सपेंस। ये क्या बन गया जी? ये बन गया जी एक्सपेंस। बाकी कितना रह गया? सर बाकी रह गया 300। ये 300 अब भी क्या है सर मेरे बच्चों? अब भी क्या है? ये भी एसेट है। तो एसेट का मतलब वो खर्चा जिसका अभी तक हमने बेनिफिट नहीं लिया, एक्सपेंस का मतलब वो खर्चा जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं। अब बताएं मेरे पास इस एसेट का रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट, क्या चीज? कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, कई सारे नाम है इसके, कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू कितना रह गया? आपका होगा जी इसका बुक वैल्यू रह गया है 300। यानी मुस्तकबिल में इससे 300 रुपए के फायदे मिलने हैं, 300 रुपए का फायदा होना है, 300 रुपए के बेनिफिट्स मिलने हैं। 200 रुपए के बेनिफिट्स हम ले चुके हैं, वो हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। हमें लग रहा है कि कम से कम इस एसेट से 300 रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हैं। ये बात भेजे में बैठती है। तो सर किसी भी एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या बता रहा होता है कि इस एसेट से मुस्तकबिल में कितने रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कितने रुपए के फायदे, कितने रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। पक्का जी? यहां तक हम रुकते हैं सर। इसको पहले कॉपी कर लें सर, यहां से यहां तक, ये भी कॉपी करना है तो कर लें। पहले वीडियो को यहां पॉज करें, ये कॉपी कर लें एग्जाम सिग्निफिकेंस, फिर वीडियो को पॉज करें, ये कॉपी कर लें, फिर वीडियो को पॉज करें और ये कॉपी कर लें। अच्छा जी, अब हमारे पास एसेट रह गया 300 रुपए का, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे 300 रुपए के कम से कम इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलेंगे, हम 300 रुपए कम से कम इससे हासिल करेंगे। अब इस पॉइंट पे आके मुझे ये बताया गया कि अगर इस कार को आप आज मार्केट में बेचने जाएं तो इससे जो फेयर वैल्यू मिलेगी, फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, वो होगी से कोई 250 रुपए। मैंने कहा भाई मेरा एसेट 300 रुपए का है। उसने कहा सर मार्केट में ले जाके बेचें 250 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अच्छा मैं वाकई ले गया मार्केट बेचने के लिए, और मैंने पता किया जी कितने का है, तो एक ब्रोकर ने मुझे कहा 250 रुपए में बिकवा के दे दूंगा गाड़ी, लेकिन आपसे कमीशन चार्ज करूंगा, यानी कॉस्ट टू सेल चार्ज करूंगा 20 रुपए। मैंने कहा यार ये मेरी गाड़ी जो मैं समझता हूं कि 3 साल मजीद चलेगी, मैं समझता हूं इसकी वैल्यू 300 रुपए है, तुम कह रहे हो कि मैं 250 में बिकवा के दे दूंगा, ऊपर से मनूस आदमी तो 20 रुपए का कमीशन भी मांग रहा है। उसने कहा जी सर ऐसा ही है। इसका मतलब मैं इस गाड़ी को बेचूं तो मैक्सिमम कितने पैसे मिले? 230 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 230 रुपए। अब मैं परेशान हो गया कि मैं तो समझ रहा हूं इस गाड़ी से मुस्तकबिल में 300 रुपए मिलेंगे,
300 रुपए हासिल होंगे, लेकिन ये गाड़ी तो मुझे नजर आ रही है कि मैक्सिमम जो मुझे बेनिफिट दे के जा रही है वो 230 रुपए का दे के जा रही है। तो फिर मैंने सोचा मैंने गाड़ी बेचने के लिए थोड़ी ली है, मैं तो ऊबर में चलाता हूं उसको, मैं बेचूंगा थोड़ी। अगर मैं बेचने के लिए लेता तो तब समझ आता कि ये गाड़ी मैंने बेचने के लिए ली है, भाई 300 रुपए की वैल्यू है, 230 की हो गई, मुझे लॉस हो गया। लेकिन ये गाड़ी मैंने बेचने के लिए तो नहीं ली है, ये गाड़ी मैंने किसके लिए ली है, इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने बैठ के अंदाजा लगाया कि इस पर्टिकुलर गाड़ी से मैं अगले 3 सालों में कितने रुपए का कैश कमा सकूंगा। क्या कमा सकूंगा, कैश कमा सकूंगा। यानी अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो कैश फ्रॉम यूजेज ऑफ एसेट, सर ये मेरा अंदाजा है, अंदाजा, एक्चुअल नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा, अंदाजा है कि सर ये 270 रुपए हासिल होंगे इससे। कितने, 200, इसको मैं 275 कर देता हूं, 275 रुपए ऐसे हासिल होंगे। अंदाजा, प्योर अंदाजा। सर इस फिगर को हम कहते हैं वैल्यू इन यूज। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं गौर से। सर मेरे पास एक कार मौजूद है, 500 की ली थी, 2 साल चलाए, 200 रुपए एक्सपेंस आउट कर दिए। सर गाड़ी की टोटल वैल्यू 300 रुपए बाकी है, 3 साल की लाइफ बाकी है। मुझे किसी ने कहा अभी मार्केट जाके बेचो, 250 रुपए की बिक जाएगी, 20 रुपए बनाने, 20 रुपए जो है वो खर्चा आएगा इसको बेचने पे, नेट 230 रुपए आपको मिलेंगे। अगर मैं इसको आज ले जाके बेचता हूं, 230 रुपए मिलते हैं, मुझे टेंशन ये हो गई, मुझे तो लग रहा है 300 रुपए का एसेट है, लेकिन इसकी तो मार्केट में नेट वैल्यू 230 रुपए लगी है। फिर मैंने सोचा मैंने बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है, मैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। अगर मैं इसको इस्तेमाल भी करूं मेरे बच्चों, मुझे 275 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ये मेरा अंदाजा है। इसका मतलब है सर बेचूं तो 230 मिले, इस्तेमाल करूं तो 275 मिले। एक प्रूडेंट आदमी जो मुंह में रोटी डालता है, पानी को मम नहीं बोलता, सर अकलमंद इंसान है, वो इसको चला के 275 कमाएगा या बेच के 230 कमाएगा? ऑब्वियसली चलाएगा, 275 रुपए कमाएगा। अगर मैं चलाऊं भी इसको, ज्यादा से ज्यादा पैसे, मैक्सिमम रिकवरी, मैक्सिमम रिकवरी या मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट कितना मिल सकता है इस एसेट से? सर इस एसेट से मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट 275 रुपए का मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब मैं टेंशन में आ गया कि चलाऊं तो भी 275 मिल रहा है, बेचूं तो 230 मिल रहा है, कम मिल रहा है। कुछ भी करके मुझे इस एसेट के पैसे पूरे पूरे रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 300 रुपए का एसेट है, मैक्सिमम रिकवरी भी कितनी हो सकती है, 275। चाहे चला लूं चाहे बेच दूं, ज्यादा से ज्यादा 275 रुपए मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है मेरा ये एसेट इंपेयर हो गया है और मेरा ये एसेट ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। इससे मैक्सिमम 275 रुपए निकल सकते हैं, जबकि इसकी कैरिंग अमाउंट 300 रुपए है। तो ये एसेट इंपेयर्ड हो चुका है और इसकी इंपेयरमेंट 25 रुपए है, और इसकी इंपेयरमेंट 25 रुपए। यह एसेट 25 रुपए से इंपेयर हो गया है, यह एसेट 25 रुपए से इंपेयर हो गया। अब बताएं इंपेयरमेंट है क्या? कि एक एसेट अपनी रिकवरेबल, एक एसेट अपनी कैरिंग अमाउंट भी रिकवर ना कर पाए, चाहे बेच के चाहे इस्तेमाल करके, हमें अपनी कैरिंग अमाउंट जिस पे हमारा एसेट मौजूद है वो रिकवर होते हुए नजर ना आए, हम कहेंगे एसेट क्या हो गया है, इंपेयर हो गया। ये बात भेजे में बैठती है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं अगर इंपेयरमेंट को समराइज करूं, तो सर मेरे पास एक एसेट का कैरिंग अमाउंट है, जैसे इस केस में था कितना जी, 300 रुपए। इसका मतलब है सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 300 रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलेंगे, अंदाजा है हमारा। लेकिन सर जब हमें एनालिसिस की तो पता चला कि इस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 230 रुपए। अभी के अभी मार्केट में ले जाके बेचें तो नेट 230 मिलेंगे। चलाएं, इस्तेमाल करें, इन ड्राइव में लगाएं, उबर में लगाएं, सर करीम में लगाएं, तो भी हमें 275 रुपए रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, एक प्रूडेंट बंदा चलाएगा या बेचेगा? चलाएगा तो इन दोनों का जो हायर होता है, इन दोनों का जो हायर अमाउंट होता है वो मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट होता है। उसको उर्दू जुबान में हम क्या कहते हैं, रिकवरेबल अमाउंट। क्या कहते हैं, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब मैक्सिमम कितने पैसे इस एसेट से रिकवर हो सकते हैं।
तो हमें नजर आया जी हम इस एसेट से रिकवर कर सकते हैं मैक्सिमम सर 275 रुपए। तो इसका मतलब है 300 रुपए तो रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है सर जब भी मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगा रिकवरेबल अमाउंट से, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास एसेट इंपेयर्ड है, मैं अपने एसेट के पैसे पूरे पूरे रिकवर नहीं कर पा रहा। और व्हाट इफ सर मेरा कैरिंग अमाउंट कम हो और रिकवरी ज्यादा आ रही हो, मुझे लग रहा है कि मैं कैरिंग अमाउंट से ज्यादा पैसे रिकवर कर दूंगा, तो मेरा कंक्लूजन क्या है, एसेट इज नॉट इंपेयर्ड और मुझे एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई गेन वेन बुक नहीं कर देना कहीं, इंपेयरमेंट लॉस होता है या तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता, इंपेयरमेंट गेन नहीं होता कुछ। मुझे बताएं सर क्या मेरा एसेट इंपेयर्ड है? यस सर, आप अपने एसेट को 25 रुपए नीचे ले जाएं, आप अपने एसेट को 25 रुपए नीचे ले जाएं, क्योंकि आपका एसेट पैसे रिकवर नहीं कर पा रहा। अब एग्जाम में सर जब भी सवाल आएगा मैं ये टेबल बनाऊंगा। इस टेबल में कितनी फिगर्स हैं सर? इस टेबल में कितनी फिगर्स हैं? इस टेबल में सबसे पहली फिगर है कैरिंग अमाउंट, ये एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस टेबल में दूसरी फिगर है फेयर वैल्यू की, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस टेबल में तीसरी फिगर है कॉस्ट टू सेल की, ये मुझे पेपर में कैलकुलेट करना पड़ेगी। इस टेबल में चौथी फिगर है वैल्यू इन यूज की, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगी। और इसके बाद जाके मैं इस काबिल होऊंगा कि मैं इंपेयरमेंट लॉस निकाल सकूं, मैं इंपेयरमेंट लॉस निकाल सकूं। ये बात भेजे में बैठती है। आपको इस पूरे चैप्टर में बस ये 4 फिगर्स कैलकुलेट करना सीखनी है। कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू, कॉस्ट टू सेल का मतलब है उसको बेचने में कमीशन कितना देना है, और चौथी चीज सर वैल्यू इन यूज, ये कैलकुलेट करना हमने सीखना है अभी। वैल्यू इन यूज सबसे मुश्किल कैलकुलेशन वैल्यू इन यूज की होंगे। अंदाजा 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 अंदाजा, मुस्तकबिल में इस एसेट को चला के उबर में इन ड्राइव में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, ये वैल्यू इन यूज है। अंदाजा लगाते हैं हम, कैसे लगाते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो 4 फिगर अगर आप कैलकुलेट कर लें, कैरिंग अमाउंट, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, तो सर आप इंपेयरमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। पेपर में 8 नंबर का सवाल आता है, 8 नंबर का 5 नंबर वैल्यू इन यूज के होते, वो कैलकुलेट करना हमने आगे सीखना है। पक्का जी? एक छोटा सा सवाल दूं मैं आपको इसके ऊपर, बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। चलिए जी आए जरा सर, छोटी सी एक इलस्ट्रेशन है, इसको हम देखते हैं, इंपेयरमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है जनाब द फॉलोइंग डाटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ खयाल लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2022। भाई 24 कब से आ गया? ठीक है जी सर, इसमें 2 एसेट्स हैं, प्लांट 1 प्लांट 2, दोनों की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग अलग होगी। तमाम एसेट्स अलग अलग इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट होते हैं। एमसीक्यू आ चुका है 1 मार्क का। ठीक है जी, ऑल एसेट्स आर टेस्टेड इंडिविजुअली फॉर इंपेयरमेंट। ठीक है जी, मैं सबसे पहले क्या लेके चल रहा हूं, प्लांट 1। प्लांट 1 के बारे में क्या कह रहा है एग्जामिनर? इसकी कैरिंग अमाउंट है 6.5 लाख, दे दी एग्जामिनर ने। मैंने ये ले ली सर कैरिंग अमाउंट। दूसरा सर, अगर इस एसेट को मैं आज मार्केट ले जाके बेचूं तो 6,60,000 का बिक जाएगा, यानी इसकी फेयर वैल्यू 6,60,000 रुपए। सर इसका कॉस्ट टू सेल देगा ना भाई? कॉस्ट टू सेल के बारे में कह रहा है 5% ऑफ फेयर वैल्यू। तो सर मेरे पास 6,60,000 की फेयर वैल्यू है, इसका 5% बनता है सर मेरे पास 33,000। सर ये मेरे पास आता है जनाब 6,27,000। 6,27,000 क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना सर, कंपेयर कैसे कर रहे हैं? अभी तो आपने एक चीज में डाली है खाली, अभी आपने दूसरी चीज भी देखनी है कि अगर इसको चलाते रहें तो 6,30,000 मिलेंगे, यानी वैल्यू इन यूज, इस्तेमाल करते रहें तो 6,30,000 मिलेंगे, बेचेंगे तो 6,27,000 मिलेंगे। अब बताएं जी इस एसेट से मैक्सिमम रिकवरी कितनी है, हाईयर रिकवरी कितनी है? आप कहोगे जी इस एसेट से मैक्सिमम जो रिकवर हो सकता है, मैक्सिमम जो इस एसेट से रिकवर हो सकता है कितना है मेरे बच्चों? मैक्सिमम जो इस एसेट से रिकवर हो सकता है वो 6,30,000 है। इसका मतलब है सर मेरे पास इस एसेट में 20,000 रुपए का इंपेयरमेंट मौजूद है, 20,000 रुपए का इंपेयरमेंट मौजूद है। कितने का इंपेयरमेंट मौजूद है? 20,000 रुपए का इंपेयरमेंट मौजूद है।
यानी मेरा एसेट 650 पे आ रहा है लेकिन मैक्सिमम उसके लिए 630 ही रिकवर हो सकते हैं, तो सीधा सीधा लॉस है सर 20,000 का। प्लान 2 पे जाते हैं। प्लान 2 है 9,80,500 रुपए का इसकी कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट 9,80,500, ठीक है जी। अगर मैं देखूं तो सर इसकी फेयर वैल्यू माशाल्लाह काफी ज्यादा, अगर मार्केट में ले जाके बेचूं तो इंशाल्लाह 10,80,000 मिल जाए। सर कॉस्ट टू सेल, बेचने पे खर्चा कितना आएगा? 4%। कॉस्ट टू सेल 10,80,000 का 4% कितना होता है भैया? यह आता है सर मेरे पास 43,200। अब बताएं सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना बनता है सर? ये बनता है सर मेरे पास 10,80,000 माइनस 43,200, ये आता है सर मेरे पास 10,36,800। ऐसा अगर मैं इसको ले जाके मार्केट में बेचता हूं तो नेट 10,36,800 आ रहा है। और अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूं वैल्यू न्यूज, वैल्यू न्यूज मेरे पास आता है सर कोई 6,80,950। ओ भाई तो बहुत कम है। इसका मतलब है सर अगर मैं चलाऊं तो कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कोई खातर ख्वाह नहीं मिल रहा। अगर मैं इसको बेचूं तो मुझे 10,36,800 मिल रहा है। सर तो मुझे बताएं मेरे पास प्रूडेंटली इस एसेट की मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट 10,36,800 है और ये कैरिंग अमाउंट से ऑलरेडी ज्यादा है। तो मेरा कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन है कि एसेट की इंपेयरमेंट 0 है। एसेट की इंपेयरमेंट नील है, नील नील, कोई इंपेयरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस एसेट की कैरिंग अमाउंट से ज्यादा पैसे रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मेरे बच्चों, पहले वाला एसेट इंपेयर्ड था, दूसरे वाला एसेट इंपेयर्ड नहीं है। सर इसको अच्छे तरीके से देख के कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं, फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। अभी कौन सी मार्केट वैल्यू आए उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन देखें, ठीक है जी। अज्यूम करें सर इस बंदे का नाम है मिस्टर नादिर, ठीक है जी। इसके पास एक मोबाइल, ठीक है जी। ये नादिर साहब ये मोबाइल बेचना चाह रहे हैं। और सर ये जो हमारे चाचा हैं, ये इनकी एक दुकान है, ठीक है जी, सदर मार्केट में। इनका नाम है भरोसे वाले चाचा, ठीक है जी। तो सर नादिर जाते हैं भरोसे वाले चाचा के पास अपना मोबाइल बेचने के लिए। और नादिर कहते हैं जी मैं ये मोबाइल ऑफर कर रहा हूं 50,000 रुपए में, लेकिन भरोसे वाला चाचा ये कहता है कि नहीं भाई, मैं ये मोबाइल आपसे खरीदूंगा 42,000 में। अब मेरा एक सवाल है सर, चाचा ने जो प्राइस लगाई है ये कहलाती है बिड प्राइस, और नादिर जो पैसे मांग रहा है ये कहलाता है ऑफर प्राइस, ठीक है जी। अब मुझे बताएं सर इस मोबाइल की, इस स्पेसिफिक मोबाइल की फेयर वैल्यू क्या है? सर इस स्पेसिफिक मोबाइल की फेयर वैल्यू का मतलब है वो पैसे जो मार्केट पार्टिसिपेंट यानी खरीदार जो एसेट खरीद सकता है, मार्केट में बैठा हुआ है, सदर की मार्केट में बैठा हुआ है सर, यानी इस एग्जांपल में भरोसे वाले चाचा, सर इन्होंने पैसे जो लगाए 42,000, ये इस स्पेसिफिक एसेट की फेयर वैल्यू है। ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा सर नादिर ने चाचा से ये पूछा, चाचा आपके पास ऐसा फोन मौजूद है? चाचा ने कहा ऐसा नया फोन आपको 56,500 रुपए का मिल जाएगा। ऐसा ऐसा न, इसका नया वर्जन जो चाचा के पास मौजूद है ये 56,500 रुपए का मिल जाएगा। सर ये तो इस मोबाइल की वैल्यू है ना, ये फेयर वैल्यू थोड़ी है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है रिप्लेसमेंट वैल्यू। ये क्या कहलाती है? रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब बताएं जी इस पर्टिकुलर मोबाइल की फेयर वैल्यू क्या है? अगर कोई पूछे इस पर्टिकुलर मोबाइल की फेयर वैल्यू क्या है, हम कहेंगे वो वैल्यू जो मार्केट पार्टिसिपेंट ने लगाई है इसकी, यानी कि बिड प्राइस, यानी कि बिड प्राइस। तो सर बिड प्राइस हमारे पास
फेयर वैल्यू है। सर हमारे पास जो ऑफर प्राइस है और हमारे पास इस जैसे मोबाइल की वैल्यू जो रिप्लेसमेंट प्राइस कहलाती है, सर ये फेयर वैल्यूज नहीं हैं, ये फेयर वैल्यूज नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। आइंदा के बाद जो एसेट बेचने जाओगे उस एसेट की वैल्यू क्या है जनाब? फेयर वैल्यू। ये कैलकुलेटर में बेचने जाऊं, मैं मांगू 300, सर भरोसे वाले चाचा दें 250, तो फेयर वैल्यू कितनी? 250। मैं ये माउस बेचने जाऊं, मैं मांगू 6000, सामने से 200 रुपए वैल्यू लगी, तो इसकी फेयर वैल्यू क्या है? 200 रुपए। ये बात समझ आती है? रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब है इस जैसा नया एसेट कितने का आएगा, वो कभी भी फेयर वैल्यू नहीं होती। ये बात भेजे में बैठती है सर? अच्छा, एक स्टेप और आगे जाते हैं हम जनाब। तो इसका मतलब एग्जाम में जब भी बिड प्राइस दी होगी वही मेरी फेयर वैल्यू होगी, उसके आगे पीछे मैंने कुछ भी नहीं देखना। अच्छा, बाज़ औक़ात एग्जाम में ना बहुत अजीबो गरीब नाम आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फेयर वैल्यू कौन सी है। मिसाल के तौर पर सर मैं आपके सामने एक बिल्डिंग रखता हूं, ये हमारी बिल्डिंग है, इसको मैं नाम दे रहा हूं बिल्डिंग 1। एक और बिल्डिंग है सर जो हमारी बिल्डिंग जैसी ही है, ठीक है जी, ये हमारी बिल्डिंग जैसी है, टेढ़ा बेड़ा उसको छोड़ दो, इसको मैं नाम दे रहा हूं बिल्डिंग 2। ये मेरी बिल्डिंग है सर। सर मैं इसको मार्केट में बेचने जाता हूं, ऑफर प्राइस मैं ऑफर करता हूं जी, मैं ये बेचना चाह रहा हूं सर 200 मिलियन रुपए में। एक मार्केट पार्टिसिपेंट कहता है नहीं, हम इसके पैसे आपको देंगे 180 मिलियन। ये बात समझ आती है? अच्छा, इस जैसी बिल्डिंग मार्केट में इसी विसिनिटी में अवेलेबल है, इसकी वैल्यू है रिप्लेसमेंट वैल्यू, सर ये है 230 की। मेरी बिल्डिंग के ऑलमोस्ट मेरी बिल्डिंग जैसी है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 230। अब बताएं सर मेरे पास फेयर वैल्यू क्या है? सर वो वैल्यू जिसपे ये बिल्डिंग सामने वाली पार्टी खरीदने को तैयार है। अच्छा, अब एक और चीज सुनना, एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है इसी अकाउंटिंग के अंदर, वो कहलाता है फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। ये क्या होती है? देखो एक चीज याद रखो, मेरे पास एक मिसाल के तौर पर मोबाइल है, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है शायद, ठीक है जी। ये अगर आज मैं बेचने जाऊं ना, तरीके से जाके मार्केट मार्केट घूमूं, जगह जगह घूमूं, इसकी वैल्यू लगाऊं, तो ये सर शायद 3 लाख रुपए में बिक जाए, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है जी। ये शायद 3 लाख में बिक जाए। लेकिन अगर मुझे पैसों की अभी जरूरत हो और मैं जाके किसी दोस्त को कहूं अभी अभी खरीदना है तो खरीद ले यार, मेरे वो पैसे नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है। दोस्त ने देखा भाई इसकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू होगी 3 लाख, उसने कहा 2.5 लाख ले लो। अब ये जो जलालत की है मेरे दोस्त ने और इसकी वैल्यू कम करके लगाई है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं मजबूर हूं इस वक्त। तो उसने कहा जी अभी अभी बेचना है तो सर मैं इसके वैल्यू पैसे कम लगाऊंगा। अब बताया मैं बिल्डिंग को मजबूरी में अगर बेचने जाऊं तो सर इसकी वैल्यू लगी 125। अब क्या ये 125 फेयर वैल्यू है? नहीं सर, फेयर वैल्यू तो 180 है। भाई ये तो सामने वाले को नजर आ गया कि आपकी मजबूरी है, तो उसने क्या किया? आपको 125 रुपए लगा दिए। याद रखना एग्जाम में अगर वर्ड आ रहा हो फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, ये कभी भी फेयर वैल्यू नहीं होगी, ये कभी भी फेयर वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज भी होती है, आप किसी बिल्डिंग की वैल्यू मालूम करने जाए ना, तो बिड प्राइस, ऑफर प्राइस, रिप्लेसमेंट वैल्यू, फोर्स सेल्स वैल्यू, एक चौथी वैल्यू भी होती है, ये कहलाती है रेगुलेटेड वैल्यू। ये क्या है पता है? सर हमारा जो रेगुलेटर है ना, रेवेन्यू रेगुलेटर, जो एफबीआर है, ठीक है जी, जिसके पास हम जाके टैक्स जमा कराते हैं। सर आप कभी कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, भले आपने वो सर करोड़ों रुपए का खरीदा हो, एफबीआर की बुक्स में, एफबीआर के हिसाब से उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है। तो सर मिसाल के तौर पर इस बिल्डिंग की हम मांग रहे हैं 200, सामने वाली पार्टी 180 दे रही है, इस जैसी बिल्डिंग 230 मिलियन में अवेलेबल है, सर फोर सेल्स वैल्यू उसकी 125 है। सर एफबीआर कह रहा है मेरी नजर में इसकी वैल्यू सर 90 मिलियन है। ऐसा क्यों यार, ऐसा कम क्यों रखा है उसने? सर उसकी मर्जी है। एफबीआर कहता है आप इस एसेट को 90 में खरीदो, 50 में खरीदो, 60 में खरीदो, 1,70,000 में खरीदो, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 90 बनती है। याद रखना मेरे बच्चों, फोर सेल्स वैल्यू, रेगुलेटेड वैल्यू, सर ऑफर प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस, ये फेयर वैल्यूज नहीं है। फेयर वैल्यू एक ही है, वो क्या है? बिड प्राइस। तो एग्जाम में ऐसी कई सारी प्राइसेस दे दे, सर यू डोंट नीड टू वरी, आपने सिर्फ ये देखना है कि सामने वाला पार्टिसिपेंट मेरा एसेट कितने रुपए में खरीदने को तैयार है, वो क्या होगी? फेयर वैल्यू होगी। ऐसा सर हमने पहली क्लास में बस यहीं तक चीजें कवर की थी, तो आज मैं अपनी फोकस क्लास में भी सिर्फ इतना ही कवर कर रहा हूं, ताकि हम अगली क्लास में जब चीजें आगे लेके चलें तो मैं उसके साथ साथ आपको फोकस क्लास के लेक्चर दे दूं। थैंक यू वेरी मच।